नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसकी झलक तो आपने देख ली। ये सिर्फ झलक थी। ये विषय हर परिवार से जुड़ा है। अगर आपके घर में 8 से 18 साल तक के बच्चे हैं, उससे बड़े युवा हैं, तो आज की हमारी चर्चा को बहुत गौर से देखिएगा और इस चर्चा में कही गई बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे देश का बचपन, हमारे देश की युवा पीढ़ी आजकल एक माया जाल में फंसी हुई है। ये माया जाल है सोशल मीडिया का, ये माया जाल है गैजेट्स का, ये माया जाल है गेमिंग का। जी हाँ, छोटी उम्र में जब मानसिक विकास सबसे ज्यादा जरूरी पहलू होता है, उसी उम्र में तकनीक के तेवरों और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में उलझकर हमारे बच्चे मानसिक रूप से पहले कमजोर हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे उनकी मानसिक क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है और इसके साथ ही कई सारी मानसिक बीमारियों से वो गिरफ्तार हो जा रहे हैं। बच्चे ही क्यों, हमारी युवा पीढ़ी भी गैजेट्स के इस मायाजाल में इस कदर उलझी है कि वो डिप्रेशन की गिरफ्त में समाती जा रही है। लेकिन इसका सबसे खतरनाक पहलू जो हालिया रिसर्च में, जो कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज, कई मेडिकल फर्म्स ने जो ताजा रिपोर्ट जारी की है, जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि सोशल मीडिया में अपनी मुश्किलें, अपने इश्यूज का समाधान खोजता ये युवा, ये बचपन में जो तमाम बच्चे हैं, वो ऐसे ऐसे नुस्खे अपना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के बताए ऐसे ऐसे तरीके अपना रहे हैं जो उनकी हालत बद से बदतर कर रहा है। सोशल मीडिया में खपा रहे बचपन और जवानी का क्या होगा असर, इसी पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। सबसे पहले उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं फीलिंग माइंड से। इसके साथ ही हमारे साथ हैं संदीप बोगरा जी, आप हैं जाने माने लाइफ कोच। इसके साथ ही अनूप मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर विपुल गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एटमिस हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट। आप सभी जो मेहमान हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान डॉक्टर चीनू, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं समझना चाहता हूं मैम कि आप तो हर दिन इस समस्या के साथ दो चार होती होंगी। जिस तरह का जिक्र मैंने किया कि पहले तो गैजेट्स और सोशल मीडिया के बारे में कहा जाता था कि ये हमारी लाइफस्टाइल, खासकर बच्चों को अगर स्पेसिफिक देखें तो उनकी लाइफस्टाइल पर इसका असर पड़ता है। लेकिन हालिया रिसर्च कह रही है कि मानसिक बीमारियों की कैद में आ रहा है हमारा बचपन। कितना खतरनाक है ये? सोशल मीडिया पर जितने भी टीनेजर्स हैं, उनका माइंड बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होता है। वो हर उस इन्फ्लुएंसर से इंटरैक्ट करते हैं जो उनको अटेंशन देने के लिए राजी है। और इन्फ्लुएंसर्स की खास बात है कि उनको वो आर्ट आता है बच्चों को इन्फ्लुएंस करने का, टीनेजर्स को इन्फ्लुएंस करने का। तो बच्चे रियल और फेक में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। जो भी सोशल मीडिया पर जैसा उनको परोसा जाता है उस पर वो एज इट इज विश्वास करते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिस्क्रिमिनेट करने की ये क्षमता नहीं है। इसका पुरजोर फायदा इन्फ्लुएंसर्स उठाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दोनों तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करने में सक्षम है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर क्रिएट होता तो कोई खतरा नहीं होता, पर क्योंकि साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट हो रहा है और बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, जैसे कि आपने अभी बताया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिसर्च बता रही है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के निगेटिव इम्पैक्ट में आकर बच्चे अपने आप को बीमार समझने लगे हैं। फिर वो उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स से उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं या इंटरनेट पे और कहीं ब्राउज करके उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, और फिर वो जो सोल्यूशन उनको मिलता है वो बिना सोचे समझे उस पर उसको इम्प्लीमेंट भी करने लगते हैं। इसलिए खतरा बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर चीनू, आपने बहुत ही अहम बात की कि किस तरह से किसी बात को लेकर कई बार अवेयरनेस की जगह एक भ्रम पैदा कर दिया जाए और उन लोगों के जरिए पैदा किया जाए जिनको एक बहुत बड़ा जो हमारा बचपन वाला वर्ग है, टीनेजर्स हैं, युवा पीढ़ी है, जो फॉलो करती है,
तो कई बार इस भ्रम की कैद में वो आ जाते हैं। डॉक्टर विपुल, इसी रिसर्च से जुड़ा एक अलग पहलू भी है, वो है जो प्रोफेशनल्स हैं या वो जो किसी काम में जुड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी पर, उनकी शारीरिक बनावट पर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले हम जानते थे कि एक पोस्चर में लगातार बैठने से तकलीफें हो रही हैं, लेकिन ये तो पूरी की पूरी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। जो रिसर्च की इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं साफ तौर पर आपके सामने रखना चाहूँगा। एक कि सोशल मीडिया हमारे साथ है तो भी और हमारे साथ नहीं भी है तो भी हमारी उंगलियां, हमारा मन, हमारा जो पूरा न्यूरो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं उसके बारे में ही उधेड़ बुन में लगा रहता है। हमने कुछ पोस्ट किया, उसके रिएक्शन और उसके बाद हर वक्त चेक करना, ये सारी चीजें किस ओर जा रही हैं और पहले की तुलना में इसकी इंटेंसिटी जो है वो किस हद तक बढ़ चुकी है? आप तो रोज पेशेंट से दो चार होते होंगे। जी हम बिल्कुल, आजकल हम लोग कहते हैं एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, स्क्रीन पे लगातार लगे रहने से डायरेक्ट फिजिकल बॉडी पे जो असर आ रहा है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। आपको जान के अचरज होगा, 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम होने पे जो स्ट्रोक का रिस्क है वो करीब दुगना बढ़ जाता है और उसके बाद हर एक घंटे के बढ़ने से और एक गुना बढ़ता चला जाता है। जबकि एवरेज ये देखिए कि आजकल के बच्चे कम से कम 3 से 5 घंटे तक स्क्रीन से लगे हुए हैं। तो आप सोचिए, इससे हमारा स्ट्रोक का रिस्क, फ्यूचर में कार्डियक डिजीज का रिस्क, इन डायबिटीज का रिस्क एंड हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम पे लगे रहना। फिजिकल इफेक्ट जो बॉडी पे डायरेक्टली आ रहे हैं, क्योंकि जितना इस पे इफेक्ट बढ़ रहा है उतना ही हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है, सोशल इंटरेक्शंस हैं, एक्सरसाइज है, ये सब का टाइम कम जा रहा है। तो एक तो डायरेक्ट फिजिकल बॉडी पे साइड इफेक्ट आना जो स्क्रीन टाइम सोशल मीडिया पे लगे रहने से है, और दूसरा साइकोलॉजिकल इश्यूज तो ऑफ कोर्स है ही है। सोशल मीडिया से जो पीयर प्रेशर, आसपास में प्रेशर आके अपना आप को चेंज करना, डाउट्स आना, सोशल एंजाइटी क्रिएट होना, इसी के बारे में ऑब्सेस करना, ये रियलाइज नहीं करना कि लाइफ में हर कोई अलग है और हर किसी के अपना एक वजूद है और अपनी लाइफ ढूंढनी है। इसके बजाय जैसे अभी पहले बताया गया कि इन्फ्लुएंसर के पीछे चेज करना, इस सबसे साइकोलॉजिकल इश्यूज एक सेकंड एस्पेक्ट है। फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया। तीसरा ये भी देखा गया, जितना ज्यादा सेलफोन यूसेज बढ़ रहा है उतना हमारा मेमोरी इश्यूज भी आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज के लिए हम सेलफोन पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। हमारा दिमाग के कुछ, ये भी देखा गया रिसर्च में, कुछ दिमाग के कॉर्टेक्स की थिनिंग हो जाती है, ब्रेन टिश्यू में चेंजेस हैं एक्सेसिव सेलफोन और सोशल मीडिया यूसेज से, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऑफ ब्रेन हम यूज ही नहीं कर रहे। जो मेमोरी का ब्रेन है, एनालिसिस का ब्रेन है, उसको हम कम यूज कर रहे हैं और कुछ पार्ट्स ऑफ ब्रेन हमारे ओवर यूज हो रहे हैं। तो इस तरह के जो हमारा फिजिकल साइड इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट है और कुछ मेमोरी इश्यूज जो डे टू डे फंक्शनिंग इश्यूज हैं, ये बहुत उभर के आ रहे हैं और विद टाइम बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और हम क्या दूसरों को कहेंगे, मुझे लगता है हर दूसरा व्यक्ति आजकल अपने खास दोस्तों, अपने परिवार के बड़े करीबी लोगों का जन्मदिन और उनके इम्पॉर्टेंट, उनकी ज़िंदगी के इवेंट्स तक नहीं याद रख पा रहा है, फ़ोन नंबर भी नहीं याद कर पा रहा है, और इसका एक बहुत बड़ा असर हमें नज़र आ रहा है। अनूप मिश्रा साहब, मैं आपके पास अब आना चाहूँगा। जो ये फाइंडिंग्स है, इससे कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स आपको, युवा पीढ़ी को ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि उन्हें दिन भर में सैकड़ों टिप्स दे रही हैं कि बालों को घना रखना है तो कैसे रखें, आपको बॉडी डिटॉक्स करना है तो कैसे रखें। पहले कहा जाता था कि भाई ज़रूरी सलाह बिना डॉक्टर के परामर्श के मत लें। आज हम देख रहे हैं मल्टीविटामिन्स भी धड़ल्ले से उसको बताया जा रहा है कि साहब आपके लिए ये मल्टीविटामिन सही है। हर बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हर शरीर अलग है, और किसी भी चीज़ को बिना परामर्श, केवल इन्फ्लुएंसर जो कि एक बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं, उन सभी की इज्जत भी होनी चाहिए, कई बार अवेयरनेस भी फैलाते हैं, लेकिन ये इस समस्या को से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले धन्यवाद, आपने इनवाइट किया। और जो क्वेश्चन है ये बेसिकली क्वेश्चन इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं होना चाहिए, ये है प्राइवेसी कंसर्न्स का क्वेश्चन और जो भी कंटेंट मॉडरेशंस है उसका इशू है ये। जैसे फेसबुक की जो एड पॉलिसीज हैं या कंटेंट पॉलिसीज हैं, उस तरीके से वीडियो पॉलिसीज भी इनको डेवलप करनी चाहिए और वीडियो पॉलिसीज के वेरिफिकेशन के बाद ही वीडियोस रिलीज होने चाहिए, पोस्ट होने चाहिए।
अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई कंटेंट ऐसा है जिसमें ड्रग्स या मेडिसिन या कुछ एडिक्टिव इस तरह की चीजें या इंफॉर्मेशन कोई भी अगर वहां पे थ्रू आउट की जाती हैं, तो उसको फेसबुक का एआई जो होता है या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का जिसका भी एआई है, वो उसको कैच कर लेता है उन रीड्स को, उन वर्ड्स को, और उसको ब्लॉक कर देता है या उस पर नोटिफिकेशन दे देता है। बट जब बात आती है वीडियोस की, जब बात आते हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की जो कुछ भी बना करके परोस दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो व्यू होगा, वो ट्रेंड होगा, वो वायरल होगा, उनको व्यूज मिलेंगे, तो उस मंशा से जब भी कोई भी चीज क्रिएट करके फेसबुक या सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स पे, रील के फॉर्मेट में, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी अगर उसको सोशली बिना किसी कंटेंट वैलिडेशन के, विदाउट किसी कंटेंट मॉडरेशन के अगर हम उसको पब्लिश कर देंगे, तो वो तो हर किसी के सामने पहुंच ही जाएगा ना। तो प्रॉब्लम तो यहाँ कंपनीज को देखना है, उनकी जिम्मेदारी कंपनीज को तय करनी है कि इस तरह के कंटेंट लोग बनाना बंद नहीं कर सकते, आप किसी को स्टॉप नहीं कर सकते कि आप ऐसे कंटेंट मत बनाओ। बट जो कंपनीज इसके लिए लायबल हैं, जो इनको एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं इन कंटेंट्स को प्रमोट करने के लिए, तो वो दोहरी पॉलिसीज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों अपने वीडियो कंटेंट्स को, इस तरह के वीडियो कंटेंट्स को वो सपोर्ट करते हैं, और वही चीज अगर एडवर्टीजमेंट के फॉर्मेट में होता है या अगर वो किसी और फॉर्म में हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो उसमें एड पॉलिसीज और तमाम तरीके की लिटिगेशंस लगा करके उसको बंद कर देते हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ कंटेंट नहीं है, मतलब ये वीडियोस नहीं है, अगर कुछ भी आएगा, कुछ भी न्यूसेंस आएगा, वो हमें एंटरटेन करना ही करना है। हमारा माइंड उस तरीके से उस पर ज्यादा प्रोडक्टिवली काम करता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है उसके गाइडेंस की, उसके मॉनिटरिंग की, उसके पब्लिशिंग राइट्स की। तो ऐसे अगर कंटेंट फेसबुक एआई टूल्स अगर पब्लिश होने ही ना दे, तो हम तक पहुंचेंगे नहीं, या किसी तक नहीं पहुंचेंगे। और सिर्फ इस तरह के कंटेंट नहीं है, बहुत सारे वाहियात कंटेंट हैं जो आप अपने बच्चों के मोबाइल से कुछ भी स्क्रॉल करते हैं, बीच में हम सबने बिल्कुल कुछ भी आ जाता है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। क्यों आ और जाता है? यही प्रॉब्लम ये है कि क्यों आ जाता है? ये एक बड़ा कंसर्न है, और इसको लेकर बहुत बार सवाल उठाए जाते हैं कि सब कुछ एकदम ओपन है, सब कुछ हर जगह उपलब्ध है और बहुत सहूलियत के साथ उपलब्ध है। आपको एक क्लिक दूर ऐसा कंटेंट बच्चों तक पहुंच जा रहा है जो शायद उस उम्र में उन तक नहीं पहुंचना चाहिए। पहले एक दायरा था, वो दायरा टूटता जा रहा है, और ये एक बहुत खतरनाक दौर है कि आपको निगरानी माँ बाप कितनी रखें, निगरानी स्कूल कॉलेजेस कितने रखें। एक समय तो ऐसा है और बच्चे उसका तरीका खोज भी ले रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो उन्हें एक तरह का एडिक्शन दे रही है, उन्हें एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है, तो वो उसके लिए रास्ते खोज भी ले रहे हैं। संदीप बोगरा साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने सारी चर्चा सुनी होगी और जो कंसर्न उठाए गए हैं वो भी आपने सुने होंगे। माँ बाप की मुश्किल है कि वो 24 घंटे बच्चे पर निगरानी रखें, तो रखें कैसे? बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ पढ़ाई के बाद उसका जो एक टाइम है वो अपने दोस्तों के साथ है, और क्या एक वक्त ऐसा भी हो रहा है, कई खबरें ऐसी आती हैं कि बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाए तो वो एग्रेसिव हो जा रहा है। बड़ी चौतरफा दबाव है। किस तरह से इस चीज़ का रास्ता खोजा जाए? कोई उम्मीद, कोई रोशनी आपको नज़र आ रही है? कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा पैटर्न जो बतौर लाइफ कोच आप माँ बाप को बताते हों और यूथ को आप कहते हों कि ये इस तरीके से जीवन जीना चाहिए आपको? जी, सबसे पहले शुक्रिया मुझे यहाँ दोबारा इनवाइट करने के लिए, और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। सवाल आपने बहुत संगीन उठाया है कि इस केस में किया क्या जाए। तो देखिए, हम आज बात कर रहे हैं वीडियोस की, रील्स की। तो सबसे पहले हमें रील वर्सेस रियल, ये डिफरेंस समझाना पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि रील में हम जो देख रहे हैं वो रियल लाइफ नहीं है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं यूथ सक्सेस को लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स या फॉलोअर्स के मापदंड से मापने लग गए हैं, जो एक बनावटी, एक कृत्रिम दुनिया है। तो ये सबसे पहले पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को समझाएं। और आज कोई भी वीडियो वायरल हो जाता है, व्हाट्सएप पर वायरल हो जाता है, तो हमारे पेरेंट्स और बड़े घर में लोग जो है उसे सच मान लेते हैं। तो उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पर आ रहा है तो सच ही होगा। तो सबसे पहले उन्हें अपनी ये सोच बदलनी जरूरी है कि हर चीज जो आपको बार बार दिख रही है, जरूरी नहीं है जो दिखता है वो बिकता है, परंतु वो सच भी हो। तो इसी के साथ साथ ये जरूरी है कि देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, आईपैड्स
अपने बच्चों से हमेशा के लिए दूर कर देंगे तो वह प्रैक्टिकली आज की रियल लाइफ सिचुएशन में मुनासिब नहीं है। करना क्या है, उसमें एक डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें, यदि हम कुछ ऐसे कंटेंट की बात करते हैं जो सर ने बताया कि ऐसा वाहियात कंटेंट बच्चों तक पहुंच रहा है जो नहीं पहुंचना चाहिए, वो दायरा जो है वो टूट रहा है। तो अगर वो दायरा टूट रहा है तो उससे पहले एक बांध लगाया जा सकता है। जो पेरेंट्स आज एक उस ओपननेस के साथ वो खुल के अपने बच्चों से बात करें कि क्या चीजें किस उम्र में सही हैं और क्या चीजें किस उम्र तक गलत है। जब बच्चे ये समझेंगे, उस कॉन्फिडेंस में पेरेंट्स के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करेंगे, तब उनको ये गैजेट्स और लैपटॉप्स में लिमिट कर पाना पेरेंट्स के लिए आसान होगा। और सुनने में ये शायद मुश्किल लग रहा होगा, बट मैंने कई ऐसी मदर्स को देखा है और मैं उन्हें सलाम करता हूं इस सोच के लिए कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाया है। उनकी निगरानी में बच्चे गैजेट्स यूज कर रहे हैं और बड़े रिस्पॉन्सिबली और डिसिप्लिन टाइम के साथ उन चीजों का यूटिलाइज हो रहा है और ऐसी चीजें कहीं ना कहीं रोकी जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बादल घने हैं, अंधेर को घोर अंधेरा है, उम्मीद की रोशनी अभी भी कायम है। इसीलिए कहा जाता है कि कितनी भी स्याह रात हो, उसमें बस एक रोशनी का जो पहला पुंज होता है, जो सुबह लेकर आती है पहली किरण, उसके ज़रिए ही चीज़ें रोशन हो उठती हैं और उस उम्मीद की किरण की ओर हमें देखना होगा। लेकिन कई बार स्थितियां बदल जाती हैं। डॉक्टर चीनू, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा और मेरे ख्याल से आप इससे डील भी करती होंगी। हम समझा भी देते हैं बच्चों को, हम समझा भी दें अपने घर के टीनेजर्स को, हम समझा भी लें अपने युवा पीढ़ी को, उसका रिएक्शन भी कई बार सामने आ जाता है और कई बार हम खबरों में वो रिएक्शन पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें एक डिसिप्लिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी रखना होगा, क्योंकि बच्चा हो अगर उसमें कोई आदत जा रही है तो वो कहीं ना कहीं वो अपने आसपास ऑब्जर्व करके ही उस आदत को अडॉप्ट कर रहा है। पेरेंट्स रोल मॉडल तो हैं ही। आप सारा दिन खुद फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते हैं और आप अपने बच्चों को जब मना करते हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा आपकी बात माने? आप खुद हर वक्त मोबाइल में वीडियोस और रील्स देख रहे हैं और आप अपेक्षा करते हैं बच्चों से कि वो किताबें पढ़ें। हर एक का ब्रेन जो है वो प्लेजर सीकिंग है। हमारा इमोशनल ब्रेन हमेशा प्लेजर को सीख करता है। हमारा मन उस तरफ बढ़ता है, चाहे वो अडल्ट हो चाहे वो बच्चे हो। तो हमें ये अपेक्षा तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। उल्टा पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या है? पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है, अगर बच्चे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरफ मुड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं रियल लोगों की उनके जीवन में डेफिशिएंसी है, कमी है। क्या हम उनके लिए अवेलेबल हो सकते हैं? क्या उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनकी जो क्यूरियोसिटीज हैं, एज अप्रोप्रिएट है, एज रिलेटेड है, जो वो अपने आसपास देख रहे हैं, उससे उनके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्या आप अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो उनकी उन जिज्ञासाओं में शामिल होने के लिए, उनके उत्तर देने के लिए? पहली बात। दूसरी बात, आपकी अपनी अवेयरनेस कितनी है? आप जब खुद को अवेयर नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे अवेयर कर पाएंगे? तीसरी बात, बच्चों को जज करने की बजाय, उनको डांटने की बजाय, उनको सीधा डिसिप्लिन करने की कोशिश करने की बजाय हमको उनके साथ समय बिताने की कोशिश करनी पड़ेगी। इन्वॉल्व क्वालिटी टाइम विद चिल्ड्रन। केवल हम तो हमेशा बैठे ही हैं, बच्चों के लिए ही हैं, हम तो हमेशा घर में ही रहते हैं। बहुत सारी माताएं ऐसा कहते हुए मैंने सुना है। पर उस वक्त क्या आप उस तरह की बातचीत कर रहे हैं या आप टीवी देख रही हैं और बच्चा अपने फोन में लगा हुआ है? दिस इज नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ योर चाइल्ड। और एक बात, जैसे कि एक पैनलिस्ट ने बताया कि कंपनीज की भी जिम्मेदारी है किस तरह के वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, इसी तरह क्वालिफाइड लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि साइंटिफिक नॉलेज सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो।
अगर अनसाइंटिफिक नॉलेज की बाढ़ आ गई है, हर कोई ये सोचने लगा है क्योंकि मैं पेरेंट हूं और मैंने अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा किया है, इसका मतलब मुझे पेरेंटिंग आ गई, अब मुझे कहीं जाके सीखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने मेरी शादी को 20 या 25 साल हो गए सक्सेसफुली, इसलिए मैं मैरिज कोच बन गई हूँ, मैं रिलेशनशिप कोच बन गई हूँ, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो क्वालिफाइड लोग अगर ऐसे लोगों को कॉल आउट नहीं करेंगे, ये बताएंगे नहीं कि नहीं ये जो बात बताई जा रही है ये अनसाइंटिफिक है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, और खुद नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज प्रेजेंट करेंगे सोशल मीडिया पर, तब तक हमारी भी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभती। वाकई बहुत अहम बात डॉक्टर चीनू आपने कही कि ये जो जिम्मेदारी है ये सबकी है, और जब तक कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं दिखेंगे, जब तक इनमें गंभीरता नजर नहीं आएगी, जब तक एग्जाम्पल नहीं सेट किए जाएंगे, और जिन जिन बातों का आपने जिक्र किया, जब तक इन पर खुलकर बहस नहीं होगी तब तक समाधान नहीं निकलने वाला। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात की जा रही है, सोशल मीडिया या गैजेट्स और गेमिंग, इन सारी चीज़ों की वजह से एक ही पोस्चर में बैठे, वो कौन कौन से सबसे गंभीर खतरे हैं, उन कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बड़ी कम उम्र में लग जा रही हैं और जिनका आगे चल के बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सबसे बीमारी को हम 2-3 एंगल से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो बॉडी पे फिजिकल असर आ रहा है एक्सेसिव सोशल मीडिया, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से, एक आ रहा है साइकोलॉजिकल, और एक आ रहा है डे टू डे मेंटल फंक्शनिंग में। इन 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल बॉडी में क्लियरली ये देखा गया है कि बच्चे आजकल एक्सरसाइज कम करना, फिजिकल होना, हमारे जमाने में हम बाहर जाके घूमते रहते थे, बचपन में हम लोग बहुत घूमते थे, आजकल बच्चे नहीं जाते, जब तक कि बिल्कुल कोई स्पेसिफिक काम ना हो वो स्क्रीन पे रहते हैं। तो ओवरऑल ये देखा गया है कि जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ता है और ये ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिटनेस का जो आ रहा है, इसके मारे बड़े होते होते हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक, कार्डियक डिसऑर्डर्स का रिस्क इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम से बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया 2 घंटे की लिमिट है। क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि किस उम्र में कितना स्क्रीन टाइम अलाउड होना चाहिए। 0 से 2 साल 3 साल तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके बाद सिर्फ 1 साल का होना चाहिए, उसके बाद सिर्फ 1.5 घंटे का, 1 घंटे का होना चाहिए, 1.5 घंटे का होना चाहिए, और किस तरह का स्क्रीन टाइम होना चाहिए ये हमारे को लिमिट करना होगा। ये मेडिकली नाउ एक वेल नोन मल्टीपल रिसर्च हैव शोन जो बॉडी पे साइड इफेक्ट है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से। दूसरा आया साइकोलॉजिकल इश्यूज, क्योंकि जितना आप स्क्रीन टाइम पर रहोगे आपकी फिलॉसफी चेंज हो रही है। आप एक इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो जो थोड़ी देर में बैठ के बोल रहा है बिलियन व्यूज है, इसने तो $1 मिलियन कमाए हैं, और उस पर आप साइकोलॉजिकल, आपका प्रेशर चेंज हो रहा है। ये जो साइकोलॉजिकल असर आ रहा है ये भी, जैसे अभी मैं पहले को पैनलिस्ट में बताया, एक तरह से एक बीमारी ही है जो कि हो रही है। तीसरा एस्पेक्ट डे टू डे मेमोरी, डे टू डे मेंटेशन चेंज होना, जैसे मेमोरी इश्यूज होना, होल्डिंग इंफॉर्मेशन, रिमेम्बरिंग थिंग्स, ये सब जा रहा है। जैसे कि हम लोग किताब पढ़ते हैं तो हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि वर्ड्स का मतलब क्या है, तो हम वर्ड को एनालिसिस करके विजुअलाइज करते हैं। आजकल एक वीडियो इनपुट मिल रहा है तो उनको वो कंसंट्रेशन की एबिलिटी नहीं है, जो कंसंट्रेशन हम लोग कर पाते हैं 2-4 घंटे तक लगातार। आजकल यंग जनरेशन को दिक्कत आ रही है क्योंकि उनके पास इनपुट जो है हर एक मिनट में वीडियो चेंज हो रहा है, तो उनको अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की, अपनी इच्छा से कंसंट्रेट करने की आदत नहीं है। एक वीडियो आपको होल्ड कर रहा है माइंड को, तो ये कंसंट्रेशन इश्यूज हैं। एक और डाउट बड़ा रेज करा गया था कि क्या एक्सेसिव सेलफोन यूज से, क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी से ब्रेन कैंसर। थैंकफुली अभी तक रिसर्च ने दिखाया है कि ब्रेन कैंसर का कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं है एक्सेसिव सेलफोन रेडिएशन से, और तो कई सारी रिसर्च दिखा रही है कुछ तो ब्रेन फंक्शन ऑल्टर होता है, पर इसके साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में क्या असर करेंगे इसका अभी नो नहीं है। बाकी दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपकी बात वाकई वाजिब है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस पूरे मसले को, उसके चौतरफा इफेक्ट हैं और उसको समझना होगा। जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच अनूप जी एक चीज़ और समझना होगा, हालांकि हम जानते हैं कि लोगों को हम शायद कोई एक प्लान भी दे दें तो भी शायद फॉलो ना करें, फिर भी सोशल मीडिया यूज़ का एक क्या सीमा होनी चाहिए, कब आप कितने समय तक यूज करें, किन चीजों में एंगेज हों, जरा आप संक्षेप में बता पाएं। मैं बता रहा हूं, मोबाइल
अगर स्मार्टफोन हम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नोटिफिकेशंस, स्पेशली जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दो अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो उस नोटिफिकेशन को पहले तो अपनी सेटिंग्स में जाके बंद कर दीजिए, सबसे पहला। दूसरा काम आप ये करिए कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो मोबाइल आपसे ले रहे हैं या देख ले रहे हैं या आपके बिना कंसर्न्स के यूज कर ले रहे हैं, तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऐप लॉकर्स के जरिए, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल हैं, उनके थ्रू आप अपना पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दीजिए। जितना भी एप्स है सब कुछ है। एक दो गेम अगर उनको खेलना तो खेलने दीजिए, गेम से उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना कि सोशल कचरा अपने दिमाग में डालने से होता है, क्योंकि वहां पर कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, वहां कुछ भी आ जाएगा। आप स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल करते करते कुछ भी न्यूसेंस आ जाएगा और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो दो तीन चीजें तो पहले हर पेरेंट्स को कर देनी चाहिए, मेरी तरफ से एडवाइस है। इसके बाद जो है अपनी सोशल मीडिया लिमिट्स को हमें कंट्रोल करना चाहिए। आज भारत के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा जो है फेसबुक यूजर्स एक्टिव हैं, सोशल मीडिया यूजर्स एक्टिव हैं, और एवरेज जो व्यूइंग टाइम है जो इंडिया के अंदर वो 2.3 आवर्स, मतलब कि करीब 2.5 घंटे के आसपास का मान लीजिए कि उनको जो है एवरेज टाइम है 40 करोड़ लोगों के बीच में। अगर हम इसको एज डिफरेंस निकाल दें तो जो मैक्सिमम व्यूअरशिप आती है वो है 18 से 25 साल की उम्र में। इस उम्र के अंदर जो व्यूअरशिप है वो मेरे ख्याल से कम 3.5 से 4 घंटे के बीच में होगी। तो ये जो एवरेज 4 घंटे 5 घंटे जो यूथ आज सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो डेफिनेटली बहुत मतलब डेंजरस स्टेज है अपने आप को फिल्ड अप कर लेना किसी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। क्विक रिएक्शन संदीप मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्या वो तरीके हैं जिससे हम अपनी मानसिक सेहत को बेहतर रख सकते हैं? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे जरूरी है कि रियल वर्सेस रियल का डिफरेंस समझें और रियल सिचुएशंस को इन पर्सन लोगों से मिलजुल कर, अपने घर वालों से मिलकर उस तरह से उसका सॉल्यूशन ढूंढे, ना कि जो इन्फ्लुएंसर्स आपको बार बार अलग अलग वीडियोस में नए तौर तरीके समझा रहे हैं उन पर विश्वास करें। मैंने पिछले साल YouTube पर एक वीडियो डाला था अपने चैनल पर, जहां मैंने ये बताया था कि इस डॉक्टर से बचे, कहीं आपको कैंसर ना हो जाए। और कहना मैं ये चाहता था कि हर चीज में अगर आपको शाउट आउट करना होगा, उन लोगों के प्रति भी आगाह करना होगा जो कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहे हैं या बाकी चीजें कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात हुई। माफी चाहूंगा, समय कम है, ये चर्चा वाकई ऐसी है कि जिसपे हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही रही है कि हर पहलू पर बात हो, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये शो जो दर्शक आज देख रहे हों, जिनके घर में भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, जो एक आम हो चुका है, वो इस वक्त समझें कि क्या क्या कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर चीनू बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसके साथ ही डॉक्टर विपुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इसके साथ ही अनूप मिश्रा साहब जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को ये शो पसंद आया हो। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।